नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं करंट के क्वेश्चन। और डेली की तरह आप पढ़ ही रहे हैं कि क्या हम करंट के क्वेश्चनों में पढ़ते हैं। तो आज हम फिर वही पुराना पैटर्न अपनाते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक जो ऐतिहासिक बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज की कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएँ रही हैं वो, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आज के कुछ प्रश्नों पर। तो अगर बात करें सबसे पहले कि 26 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था। 26 अक्टूबर 1999 को जो उच्चतम न्यायालय ने आजीवन कारावास की अवधि को क्या कर दिया था, 14 वर्ष तय कर दिया गया था। ठीक है, आज ही के दिन ये एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। दूसरी अगर ऐतिहासिक घटना की अगर बात करें तो 26 अक्टूबर 1962 को चीनी हमले के बाद राष्ट्रपति ने देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा की थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहली बार जो आपातकाल लगा है वो कब लगा था, वो 26 अक्टूबर के दिन भारत में पहली बार आपातकाल लगा था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चनों पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 26 अक्टूबर 1946 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो है आज ही के दिन क्या हुआ, भारत में विलय हुआ था, मतलब ये मिल गया था। इसके बाद 1890 में पत्रकार, समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, आप जानते ही होंगे गणेश शंकर विद्यार्थी। शायद ही कोई ऐसा बच्चा है जो अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो और इनको ना जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो मूल मुद्दे पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि किस मंत्रालय ने पीएम यशस्वी योजना लागू शुरू की है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि किस मंत्रालय के द्वारा पीएम यशस्वी योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये आंसर है, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। साथ ही में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ब्राइवेंट इंडिया के पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, जिसका नाम क्या है, पीएम यशस्वी स्कीम, जो है ये एक आधिकारिकता मंत्रालय की एक जो है पहल है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है, तो जो ओबीसी है, ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट, और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जो वर्ग है जिसको हम कह रहे हैं इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट। तो ओबीसी समझ में आ गया, अदर बैकवर्ड कास्ट, ईबीसी आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट, और विमुक्त जनजाति, ठीक है, जिनको कहा जा रहा है डीएनटी के छात्रों को इस योजना के द्वारा जो है क्या दी जाएगी, कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसके लिए योजना शुरू की गई है। इसने 2021, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2021-22 में ईबीसी और आपका डीएनटी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक और प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसे कार्यक्रम को इसी योजना में जो है मिला दिया है, जिससे कभी कोई दिक्कत ही ना हो। इसके अलावा ध्यान रखना है, ये योजना कक्षा 9 से लेकर जो है आपका मतलब माध्यमिक स्तर तक ये योजना रहने वाली है। और दूसरी अगर बात करें तो वित्तीय बाधाओं को, जो बच्चे हैं उनके सामने जो वित्तीय बाधाएं आ रही हैं जिससे वो पढ़ नहीं पा रहे, उन वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए योजना लाई गई है, और अपनी शिक्षा वो पूरी कर सके उसके लिए जो है ये, ठीक, आपने अभी थोड़े दिन पहले एक योजना पढ़ी थी ना, असम में एक मोइजू योजना आई थी। तो वो जो मोइजू योजना थी वो ठीक इसी के जैसी थी, वो लड़कियों के लिए थी, ये सभी के लिए है, बस इतना ध्यान रखना है। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है लीज़ा, ठीक है, या लीसा कह सकते हैं। लीसा मिशन नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच जो है किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि लीसा मिशन नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच है। तो आंसर क्या है इसका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ईएसए जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ईएसए और नासा का एक जो है ये क्या है, मिशन है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि नासा ने लेजर जो है इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना के लिए 6 दूरबीन के प्रोटोटाइप का जो है खुलासा किया है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें वो कुल मिला के 6 प्रकार की जो दूरबीन है उनका प्रयोग करेंगे। हाल ही में अभी मैंने आपको बताया भी था कि भारत की सबसे बड़ी जो दूरबीन है वो कहाँ पर लगाई गई है, लद्दाख में लगाई गई है, और वो एक्स अवरक्त किरणों की जो है दूरबीन लगाई गई थी। अब इसमें ध्यान रखना है कि 2030 तक के दशक तक ये जो है ये लॉन्च किया जाएगा, और इसका जो टारगेट है, मेन टारगेट ये है कि 1.6 मिलियन
जो मील है उसकी दूरी पर त्रिकोणीय संरचना बनानी है और अंतरिक्ष यान का उपयोग करके गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना है। मतलब ये है कि ये अंतरिक्ष यान से गुरुत्वीय तरंगों का क्या लगाएंगे, पता लगाएंगे, जिससे ये सारा किस तरीके से गुरुत्वीय तरंगें काम कर रही हैं अंतरिक्ष में वो सारा ये बता सकें। ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता भी है कि अभी आपने देखा ही था कि यूरोपीय एजेंसी और जापान की जो जाक्सा है वो मिलकर जो है अलग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। एक आपने ये भी पता है कि जापान और इसरो दोनों मिलकर जो है चांद पर 2026 में जाएंगे। तो ये सबके अलग अलग कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको भी आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अंतरिक्ष में पहला गुरुत्वाकर्षण जो तरंग डिटेक्टर है, ये इस तरह का पहला प्रोग्राम होगा जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों को डिटेक्ट करेगा और साथ ही में जो ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ है उसकी खोज के बारे में बताएगा। और ये भी बता सकता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसकी भी लगभग जानकारी हमें मिल जाएगी। ठीक है। और अंतरिक्ष यान मुक्त तैरते क्यूब्स के बीच में सूक्ष्म परिवर्तनों की दूरी को मापने के लिए लेज़र का उपयोग करेगा और स्पेस टाइम में तरंगों का क्या करेगा, ये पता लगाएगा। ठीक है। अब की बार जो नोबेल पुरस्कार मिला है, उस नोबेल पुरस्कार को अगर आप समझें तो एआई के जो फादर हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वो अपने जब सिग्नलों को, आप ध्यान रखेंगे कि अपने सिग्नल को जब इस अंतरिक्ष यान के साथ भेजेंगे तो उन्होंने पहले कहा है कि मैं अपने सिग्नलों को क्या कर सकता हूँ, डिकोड कर सकता हूँ। इसके लिए वो नोबेल पुरस्कार बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में मेकांग नदी आपको पता ही है कि अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री आसियान सम्मेलन में गए थे और आसियान सम्मेलन आपको पता ही है कि कहाँ है, लाओस के आसपास। लाओस में आपका जो है आसियान सम्मेलन हुआ था। तो मेकांग नदी में देखी गई विशालकाय एक है सलमान कार्प जो है ये एक प्रकार की क्या है, आपको दिख ही रहा होगा, ये एक प्रकार की मछली है। तो इसकी वर्तमान में आयुसीएन स्थिति क्या है? तो यहाँ आप अगर देखें तो पूर्वी एशिया की अगर बात करें तो उस पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है जिसका नाम है मेकांग नदी। और इसमें जो सैल्मन कार्प नाम की जो मछली है ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है। किसमें है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है। ये माना जा रहा था कि ये मछली जो है विलुप्त हो गई है, पर अभी कुछ दिनों में जो है ये मेकांग नदी में देखा गया है। इसको 3 बार इस मछली को देखा गया है। मेकांग जायंट सैल्मन कार्प की अगर बात करें तो ये 4 फीट लंबी तक हो सकती है और ये जो है आप कह सकते हैं तो विटामिन ए और इसके अंदर डी का जो है ये क्या होती है, अपने आप में बहुत अच्छा स्रोत है, तो इसीलिए इसका जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगर मेकांग नदी की बात करें तो मेकांग नदी जो है आपका मेकांग नदी तुम्हें बताया है मैंने लाओस में है। ठीक है। और उत्तरी एशिया में कह सकते हैं तो लाओस के पड़ोसी देश हैं कंबोडिया, थाईलैंड और चीन। तो चीन में तो ये मछली नहीं मिलती, पर आप ये कह सकते हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड में ये मछली बड़ी आसानी से पाई जाती थी। पर इसकी लंबाई और मांस ज़्यादा होने की वजह से इसका शिकार इतना ज़्यादा हुआ कि इसको जो है विलुप्त की श्रेणी में जो है रखना पड़ा। ठीक है। और ये अब आप कह सकते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग नदी। लाओस में मैंने आपको बता दिया है कि अभी जो है यहाँ पर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है और आसियान शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन से आपके ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस में गए हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपको ये फ़ोटो देखने के बाद पता चली गया होगा कि एनवीडिया नाम की एक कंपनी है। एनवीडिया नाम की कंपनी के साथ जो है क्या किया है, रिलायंस इंडस्ट्री ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। दरअसल तुम्हें पता होगा कि जितने भी लोग इंटरनेट यूज करने वाले हैं वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, इंटरनेट में अब सर्चिंग के लिए एआई का बड़ी मात्रा में यूज कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे क्या है कि सभी कंपनियां एआई में हाथ आजमा रही हैं, पर अभी जेमिनी एआई जो गूगल का है उसको टक्कर देने के लिए कोई नहीं आया। तो अब इसी तरह का जेमिनी एआई की तरह एनवीडिया के साथ रिलायंस अपना एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक। इसके अलावा ध्यान रखना है कि ये घोषणा जो की गई है एआई समिट 2024 के दौरान मुंबई में की गई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बता दूं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में RIL कह देते हैं।
इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने 1958 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1978 में की थी इसकी स्थापना, 1978 में इसकी स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और इसके जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है? चेयरमैन और प्रबंध निदेशक इसके मुकेश अंबानी हैं। ठीक है, कौन है इसके प्रबंध निदेशक? मुकेश अंबानी। ठीक है, प्रबंध निदेशक कौन है इसके? मुकेश अंबानी। अभी मैंने आपको एक लिस्ट आई थी, तो अगर आपसे पूछा जाए हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के हिसाब से अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है, सबसे अमीर, तो तब आ रहा था कौन? गौतम अडानी आ रहा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे अमीर आदमी, अगर वो किसी लिस्ट के बारे में नहीं पूछा, तब क्या बताना है आपको? मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज सिम्बेक्स, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलता ही है। तो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर है सिंगापुर। क्या है? आंसर है सिंगापुर। आपको पता ही है कि भारत और श्रीलंका का जो एक युद्ध अभ्यास है वो कौन सा है? मैत्री। फ्रांस के साथ हम एक युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम क्या है? वरुण। तो यहाँ बिल्कुल समझने वाली बात है कि आंसर क्या है? सिंगापुर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसका? नौसेना का क्या है? नौसेना का युद्ध अभ्यास है। क्लियर है? नौसेना का युद्ध अभ्यास है। साथ ही मैं आपको कुछ और पॉइंट बता दूं कि ये 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। आज हम पढ़ रहे हैं तो ये पूरा होने के बाद पढ़ रहे हैं। और ये नौसेना के बीच है। और मरीन फेज, इसका जो मरीन फेज जो है वो 28 और 29 अक्टूबर को क्या है? आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर में आपको पता ही है, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। मुद्रा सिंगापुर डॉलर। और इस समय राष्ट्रपति जो है वो तमिल मूल के हैं जिनका नाम है थर्मन समुगरत्नम। ठीक है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है थर्मन सन्मुगरत्नम, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो यहाँ पर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम को जो है ऋण दिया है। ठीक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है कि कार्बी आलोंग जिला है, एक जिला है जिसका नाम क्या है? कार्बी आलोंग जिला। और 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े फोटोवोल्टिक पीवी की सुविधा के लिए इन्होंने 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की स्वीकृति जो है किसको? असम राज्य को दे दी है। इसमें आपको ध्यान रखना है, तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो है सौर ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और मैंने आपको सौर ऊर्जा के आधार पर 3 राज्य पढ़ा भी रखे थे। सबसे पहले नंबर पर था सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा राजस्थान, उसके बाद किसके पास थी? गुजरात के, और उसके बाद किसके पास थी? तो उसके बाद नंबर आ रहा था आपका तमिलनाडु का। किसका था? तमिलनाडु का। क्लियर है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो एडीबी, अगर आपको पता है, मैंने कल वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन पढ़ाया था कि एडीबी की स्थापना 1966 में हुई है। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। इस समय इसके अध्यक्ष मत्सासुगु असाकावा है। और एडीबी, ये वाला मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ। एडीबी का 69वां जो देश है, सदस्य देश, वो इजराइल बना है। 69वां सदस्य देश कौन बना है? इजराइल बना है। और एशिया डेवलपमेंट बैंक दुनिया के पूंजी बाजारों में बॉन्ड जारी करके धन जुटाता है। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसका लक्ष्य है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को गरीबी मुक्त करना। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जो है वो कौन सा है? जेपी मॉर्गन चेज बैंक, जो कहाँ का है? यूएसए का। और एसेट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक है वो कौन सा है? आईसीबीसी, जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। तो ये एसेट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में जो है क्या किया है? किस करना है इसको? किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है, भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो आंसर है इसका
आंसर क्या है? आंसर है इसका फ्रांस। ठीक है, सॉरी, आंसर क्या है इसका? स्वीडन। आंसर क्या है इसका? स्वीडन है। तो इनको जो है स्वीडन का क्या बनाया गया है? राजदूत बनाया गया है। स्वीडन की राजधानी आपको पता ही है स्टॉकहोम है। मुद्रा यहाँ की क्रोना है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? उल्फ क्रिस्टर्सन। ठीक है, क्रिस्टर्सन, इसके उल्फ क्रिस्टर्सन यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंची है? तो 2024 के नए आंकड़े जो आपके अक्टूबर महीने में आए हैं, उन अक्टूबर महीने में भारत की जो फुटबॉल टीम है वो 125वें आंकड़े पर पहुंच गई है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि वियतनाम के खिलाफ भारत ने एक दोस्ताना मैच में 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद अपनी रैंकिंग में कुछ सुधार किया है। फीफा के बारे में आप सभी जानते हैं कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष सभी को पता है, गियानी इन्फ्रेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। और 2026 फीफा वर्ल्ड कप यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 का जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। क्लियर है ना? और लास्ट बार जो आपका 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कतर। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सी टीम जीती थी तो आपको पता होगा कि लियोन मेसी कौन से देश के हैं? तो आप याद आ गया होगा कि अर्जेंटीना इसको जीती थी और इसको फ्रांस ने क्या किया था? फ्रांस इसमें हारा था। क्लियर है ना? फ्रांस हारा था। विश्व की जो टॉप 10 टीमें हैं तो इसमें 6 नंबर तक जो है मैंने इसमें चीज़ें रखी हैं। तो अर्जेंटीना पहले पर है, फ्रांस दूसरे पर, स्पेन तीसरे पर, इंग्लैंड चौथे पर, ब्राज़ील 5वें पर, छठे पर बेल्जियम है। अर्जेंटीना 188 जो है 83.5 अंकों के साथ जो है वो शीर्ष नंबर पर बना हुआ है और भारत 125वें नंबर पर है। ठीक है, मशहूर जो रॉन एली हैं 29 सितंबर को लॉस एल्मोस कैलिफोर्निया में 86 साल की उम्र में इनका जो है क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये कुछ 29 नहीं है, ये होगा इनका 25 सितंबर को लॉस जो है एलामोस कैलिफोर्निया में 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये आपके जो है मशहूर रॉन एली की अगर बात करें तो ये जो है अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और इनकी अगर बात करें तो ये आपके NBC सीरीज में टार्जन की भूमिका निभाने के लिए जो है फेमस हुए थे। और जो है ये 25 सितंबर को लॉस एल्मोस कैलिफोर्निया में 86 साल में इनका जो है क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, 1975 की फिल्म डॉग सैवेज द मैन ऑफ ब्रॉन्ज में भी इन्होंने जो है अभिनय किया है। और साउथ पैसिफिक 1958 और इसके अलावा आपका बहुत सारे टीवी शो में जो है दिखाई दिए हैं। इन्होंने 2 हास्य उपन्यास भी लिखे हैं जिसका नाम क्या है? नाइट शैडोज और ईस्ट बीच, ये जो है इन्होंने लिखे भी हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन का है अनुकंपा भत्ता के लिए अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत की गई है। इसमें कितनी आयु के व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो इसमें अभी हमारे यहाँ पर एक नियम था कि जैसे किसी व्यक्ति की 80 साल एज होती है तो उस 80 साल एज में क्या हो जाता है? उसकी पेंशन कम कर दी जाती है। अब अनुकंपा भत्ता जो है वो 80 साल से शुरू होगा और यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि पेंशन भोगियों को उनकी आयु बढ़ने पर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के प्रबंधन में ये सहायता प्रदान करेगा। और अतिरिक्त अनुकंपा संरचना की इसमें शुरुआत हुई है। 80 से 85 वर्ष के जो व्यक्ति होंगे उनकी अनुकंपा भत्ते में 20% वृद्धि होगी। 85 से 90 साल वालों में 30% और 90 से 95 वालों के अनुकंपा भत्ते 40% और 100 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति होंगे उनके 100% अनुकंपा भत्ते जो है क्या होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने जब तक हमारी दीपावली की छुट्टियां चलेंगी तब तक हम ये इस तरह की डिस्प्ले पर ही अपने करंट को पढ़ते चले जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, जैसे हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे थे, बस आपको तो पढ़ना नहीं है, डिजिटल बोर्ड पे भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, बस यहाँ केवल इतना है कि चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।